औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताइएगा आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर है? जी, आवाज और स्क्रीन। जी, कोई मसला, कोई परेशानी काफी लेक्चर से? एनी क्वेश्चन? कल हम लोगों ने बेसिक बात की थी प्लानिंग के ऊपर और हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी जिसके लिए हम लोगों ने कहा था कि एक ऑडिट प्लान किस तरीके से होता है। आइजा 300 ने उसके ऊपर क्या बात की है, स्केप्टिसिज्म क्या है, प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज किसे कहते हैं, प्लान में और स्ट्रेटजी में क्या फर्क है, अगर आपकी बिल्कुल इनिशियल एंगेजमेंट है तो उसमें आप लोगों ने किस तरीके से उसको टैकल करना है, इंटरम और फाइनल में क्या क्या डिफरेंस है, इंटरम करने से क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि हम लोग रिस्क असेसमेंट के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट को स्टडी कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल स्टडी की थी। ये एक सवाल आया हुआ है, उसको देख लेते हैं। Procedures to respond to a risk that at the period end the entity may have entered into improper sales contract or transactions may not have been finalized. सर ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा क्या बाकी सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है, इस सवाल के अलावा बाकियों को कोई सवाल नहीं, बाकियों को कोई मसला, कोई परेशानी? जी, एनी क्वेश्चन गाइस? फाइनल ऑडिट की हेडिंग की जी जी, वो तो मुझे पता चल गया जहां से आपने सवाल पूछा है। मैं कह रहा हूं इसके अलावा कोई और सवाल आपका हो या किसी और का हो, तो जहां से आपने बात पूछी मैं पहुंच गया हूं, उसमें आप परेशान ना हो। इतना बता दें कि इसके अलावा कोई और सवाल है तो मुझे बताइए। जी, बाकियों का कोई और सवाल? यस या नो की कॉल दें जल्दी। ठीक है, असल में होता क्या है, आइजा जो 330 है ना, आइजा 330 इज ऑल अबाउट रिस्क। सारे अभी सुनना, जो आपका IS 330 है, दैट इज ऑल अबाउट रिस्क और रिस्क का मॉडल, क्योंकि हमारा कल का टारगेट है। ये कहता है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि आप लगाते हो हमेशा ईयर एंड पे या ईयर एंड के बाद, ईयर एंड पे या ईयर एंड के बाद। इसका मतलब है कि ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कि आप इंटरिम पे नहीं लगा सकते, आप इंटरिम ऑडिट पे नहीं लगा सकते। वो क्या? नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उन्होंने बाप को बना के दिए हैं उसको एग्री करना। ये आप इंटरिम पे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इंटरिम के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो कच्चे पक्के तैयार हुए होते हैं, इवन कि वो अच्छी ड्राफ्ट फॉर्म में भी नहीं होते, तो आप एग्री नहीं कर सकते उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ ईयर एंड से पहले। हाँ, आप ये जरूर चेक कर सकती हो कि एंटिटी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है,
मेंटेनेंस के ऊपर आप अपना एग्रीमेंट शो कर सकते हो। आप ये देख के खुश हो सकते हो कि हाँ उन्होंने रिकॉर्ड्स अच्छे तरीके से रखा है, बट उसे एग्री करते हो या नहीं करते उन रिकॉर्ड्स के साथ, वो आप ईयर एंड के बाद या ईयर एंड पे ही करोगे। पहली चीज ये। फिर 330 ये भी कहता है कि वो जो एडजस्टमेंट्स आपने मैनेजमेंट से पास करवानी है, वो जो एडजस्टमेंट्स आपने मैनेजमेंट से पास करवानी है, वो आप इंटरिम पे नहीं करा सकते। ये इंटरिम के ऊपर भी बहुत सारी चीजें अनक्लियर है। तो वो एडजस्टमेंट्स भी कब होती हैं? वो एडजस्टमेंट्स होती हैं ईयर एंड पे या आफ्टर ईयर एंड, या ईयर एंड पे होंगी या ईयर एंड के बाद होंगी। यानी कि ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वक्तन फवक्तन आती रहती हैं। तो ये तमाम एडजस्टमेंट्स ऑडिटर कब करवाता है? जब वो फील्ड वर्क कर रहा होता है, जब वो बाकायदा ऑडिट कर रहा होता है। अब तीसरी बात जो कि आपने मेरे से पूछी है, हम लोगों ने कल एक बात की थी, या हम लोगों ने जब कंट्रोल्स के एरिया को देखे तो हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया था कि कभी कभी एंटिटी वाले जाली सेल्स डाल देते हैं। आपको याद होगा, याद है जाली सेल्स का कॉन्सेप्ट? जब हम लोगों ने कहा था कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किसके साथ लिंक है? इट इज डायरेक्टली लिंक विद बोनस। तो देयर आर चांसेस के एंटिटी वाले गलत सेल्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में एंटर कर दें, और ये सेल कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों के साथ हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी एग्जिस्टेंस पे डाउट है। वो अपनी तरफ से कोई फेक कस्टमर्स क्रिएट करें और फेक कस्टमर्स के साथ फेक कॉन्ट्रैक्ट्स करके सिस्टम में एंटर कर दें। उससे क्या होगा? एंटिटी की सेल बढ़ जाएगी, इनको बोनस मिल जाएगा, इनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, और जैसे ही साल खत्म हो वो ये तमाम जो सेल की थी उसको रिटर्न करवा ले। तो ऑडिटर को आंख नाक कान खुले रखने पड़ते हैं कि जब वो ईयर एंड पे अपॉइंट हो रहा है और ईयर एंड के बाद उसने 4 महीने वहां पे गुजारने हैं, और ये सेल रिटर्न भी उन्हीं 4 महीनों में करनी पड़ेगी। तो जो जो रिटर्न्स वो देखेगा उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि क्या ये रिटर्न वो वाले आइटम्स की तो नहीं है जिनकी एंट्री ईयर एंड के करीब करीब हुई थी, क्योंकि इन रिटर्न्स के अंदर काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। जो सब्सिक्वेंट सेल रिटर्न है ना, जस्ट आफ्टर द ईयर एंड, ये शो कर सकती है कि जनाब ये वो आइटम्स हैं जो कि ईयर एंड के करीब करीब सेल की गई थी ताकि परफॉर्मेंस हमारी नजर आए, और जैसे ही ईयर एंड खत्म हुआ वो हमने वापस रिटर्न करवा ली। तो ऑडिटर को ज्यादा असेसमेंट करनी चाहिए इन चीजों की जो कि वो इंटरिम पे नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही कब हो रही है? ईयर एंड के करीब करीब, इंटरिम में तो नामो निशान नहीं है। तो वो तमाम प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट के वो सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड पर लगा रहा होता है। जितने टाइम में उसने रिपोर्ट बनानी है उतने टाइम में वो तमाम रिटर्न्स को प्रॉपर्ली फाइनलाइज कर रहा होता है और इवेलुएट कर रहा होता है। ये बात क्लियर होगी? कोई और सवाल रिस्क में से? इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। प्लानिंग का एरिया हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वो बॉक्स समझ आ गया गाइस? स्ट्रेटजी वाला बॉक्स क्लियर है? कंसिडरेशन सारी क्लियर है? प्लान का स्ट्रेटजी का डिफरेंस समझ आ गया? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं वो बात समझ आ गई है? मुझे बताओ, कोई भी सवाल अगर है, कोई पॉइंट, कोई लाइन, कोई लफ्ज नहीं समझ आ रहा तो पूछ लें, शर्माया मत करें, पूछ लिया करें। कोई सवाल, कोई सवाल? नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट, एंटिटी कौन सा काम कर रही है, किस नेचर का काम कर रही है? आपको याद होगा आपने कहा
कंपनी लॉ में पढ़ा होगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, याद है? तो ये उसी का दूसरा मतलब है कि एंटिटी का मेन काम क्या है, किस बिजनेस के अंदर वो ज्यादा अपनी एंगेजमेंट्स रखती है, किस सेगमेंट को वो डील कर रही है, किस सेक्टर में अपनी परफॉर्मेंसेस दे रही है। कोई सवाल गाइस, कोई सवाल प्लानिंग के अंदर? इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, एनी सिंगल क्वेश्चन, तो मुझे बताइए, मेरे से पूछिए। जी कोई सवाल? पक्की बात है, आगे चला जाए फिर। आज हमारा टारगेट है मटीरियलिटी और 315 की कुछ रिमेनिंग बात है। कल हम लोग करेंगे रिस्क का मॉडल और फिर आगे फ्रॉड। जी कोई सवाल? ऑल डन? स्टार्ट करूं आज का टॉपिक? अलाउ कर रहे हैं मुझे? जी आपकी तरफ से गो हेड मुझे मिलता है, शुरू करूं? ओके नहीं नहीं सर, तैयार हो जाए, हम लोग बात करने लगे हैं मटीरियलिटी। मगर उससे पहले जरा बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट। पता है आप लोग बहुत लकी हैं, ये जो आजकल का ऑडिट हो रहा है ना, ये मम्मी डैडी ऑडिट है। ये क्या है? मम्मी डैडी ऑडिट। ये बर्गर ऑडिट है, यू नो, बर्गर्स। तो ये बर्गर्स ऑडिट हो रहा है। पहले जमाने में क्या होता था गाइस के मेहनत वाले शख्स होते थे, जफाकश इंसान होते थे। ऐसे ऑडिटर्स इस दुनिया से गुजर गए हैं जो कि हर एरिया को डिटेल से चेक किया करते थे। हम इस वक्त बात कर रहे हैं डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ ऑडिट। पहले जमाने में क्या हुआ करता था? पहले जमाने में हर हर आइटम को, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर आइटम को, हर एरिया को डिटेल से चेक किया जाता था। यानी कि उसके ऊपर डिटेल्ड सब्सटेंटिव लगाए जाते थे, यानी कि सैंपलिंग नहीं की जाती थी या बहुत कम की जाती थी, बहुत रेयर होती थी। नो या लेस, बल्कि वेरी लेस सैंपलिंग, बहुत कम लोग सैंपल की तरफ जाते थे। वो हर ट्रांजैक्शन को इतनी गहराई से देखते थे कि उनको एक बहुत अच्छा एविडेंस मिल जाता था। मगर ये तब पॉसिबल होता था जब कंपनीज कम होती थी। जब जो कंपनीज हैं वो कम होती थी, जब कंपनीज की ट्रांजैक्शंस इतनी खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी। लेस ट्रांजैक्शंस या नो कॉम्प्लिकेशंस। तो होता ये था कि जब ऑडिटर अपॉइंट किया जाता था तो उसकी पूरी कोशिश होती थी कि वो हर एरिया को तसल्ली से देखे और हर एरिया के ऊपर डिटेल्ड वर्किंग करे। वो मच डिटेल्ड वर्किंग करता था। मैं बात कर रहा हूँ, ये है मेरे पुराने जमाने के ऑडिटर्स, ये पुराने जमाने के मेहनत वाले ऑडिटर्स। जिस अप्रोच पे ये लोग काम करते थे, बल्कि
उस अप्रोच का नाम है सब्सटेंटिव अप्रोच। क्या नाम है? सब्सटेंटिव अप्रोच। यानी कि ऐसी अप्रोच जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर आइटम को टेस्ट किया जाता है, प्रॉपर्ली वाउच किया जाता है, तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, तमाम एविडेंस को गैदर किया जाता है और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट दी जाती थी। आप कह सकते हैं कि इसमें नियर टू 100% ट्रांजैक्शंस चेक की जाती है, नियर टू 100%, नॉट 100% एग्जैक्टली मगर करीब करीब। फिर आए थोड़े से कम मेहनत करने वाले लोग, जिन्होंने पहले कंट्रोल्स पे रिलायंस हासिल की, यानी कि उन्होंने पहले सिस्टम को समझा। इसे कहते हैं सिस्टम अप्रोच वाले लोग। ये कौन है? सिस्टम अप्रोच वाले लोग। ये लोग कौन है? इन्होंने आते साथ ही रिलायंस हासिल करने की कोशिश की कंट्रोल्स के ऊपर। इन्होंने कहा सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। ऊपर वाले लोग अगर 40 एरियाज थे ना, तो वो 40 के 40 एरियाज को तसल्ली से देखते थे। नीचे वाले लोगों ने 40 एरियाज को पहले डिवाइड किया कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स, लेट्स सपोज 40 में से स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स लगे हैं 25 एरियाज पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स है और वीक कंट्रोल्स हैं 15 एरियाज के ऊपर। तो उन्होंने कहा जहां पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स है वहां पे तो मुझे कम काम करना चाहिए, लेस वर्क, लेस सब्सटेंटिव। और अगर जहां पे कंट्रोल्स वीक है वहां पे मुझे डिटेल्ड सब्सटेंटिव की तरफ जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या फिल्टर लगाया? सबसे पहले 40 को तोड़ दिया कंट्रोल्स की बेस पे। उन्होंने क्या किया? अकाउंटिंग सिस्टम्स आके देखे, देखा क्या सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितनी स्ट्रेंथ की है, कितने स्ट्रांग है। ये जो सिस्टम्स अप्रोच है ना, ये हम समझते हैं एक बैंक की मिसाल से। फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक ऑडिट करने के लिए भेजा है और बैंक में आपको 2 एरियाज का काम दिया गया। एक है कैश मैनेजमेंट और दूसरी है बिल्स मैनेजमेंट। ये जो बिल्स मैनेजमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि जो बिल बैंक में जमा होते हैं पूरे साल में, उन बिल्स के ऊपर एविडेंस हासिल करना। और कैश मैनेजमेंट क्या है? कैश मैनेजमेंट इज कि बैंक के पास कितना कैश पड़ा है, कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कितना एक्सपेंस है, वो सारी चीजें देखना। अगर मैं एक दफा यहाँ पे रिलायंस हासिल कर लूं कि जो बंदा बैठा है काउंटर के उस तरफ और ये बंदा बिल जमा करवाने आया है, तो ये बंदा पहले बिल पकड़ता है, बिल को देखता है, अमाउंट देखता है, सिस्टम में एंट्री पास करता है, अमाउंट से अमाउंट को मैच करता है, पैसे रिसीव करता है, पैसे गिनता है, स्टैंप लगाता है, रिसीव वापस करता है और ड्रॉ में रख लेता है पैसे। तो जब मैं ये रोज डेली बेस पे देख रहा हूँ कि ये एक ही तरीके से काम कर रहा है और इसका हाथ साफ है और ये अपने काम को सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रांग है। जब यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रांग मैंने देख लिए तो मैं कम काम करके भी एक अच्छा एविडेंस हासिल कर लूंगा। मगर कैश मैनेजमेंट में मसले मसाइल ज्यादा, तो यहाँ पे मुझे डिटेल से काम करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन तो ये थी कि मैं यहाँ पे भी डिटेल से काम करता और यहाँ पे भी डिटेल से काम करता, यहाँ पे तमाम आए हुए बिल्स को 1 बाय 1 करके प्रोसेस करता। मगर बिल्स मैनेजमेंट में मुझे लग गया पता कि यार कंट्रोल स्ट्रांग है, कम काम करने से, इवन कम सैंपल उठाने से भी मेरा काम चल सकता है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम अप्रोच, जहां पे मैंने पूरे सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और उसके मुताबिक मैंने फिर अपने प्रोसीजर्स डिजाइन कर दिए। मगर इसकी एक वीकनेस है। इसकी वीकनेस यहां पर आती है कि अगर ये क्लासिफिकेशन मेरे से गलत हो जाए
कि मैं उन एरियाज को वीक कह दूं जो कि स्ट्रांग है, या उन एरियाज को स्ट्रांग कह दूं जो कि वीक है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने सैंपलिंग में भी ये बात पढ़ी थी, याद है? रिजेक्शन ऑफ राइट, और एक और बात क्या थी? एक थी रिजेक्शन ऑफ राइट, दूसरा क्या था? रिजेक्शन ऑफ राइट के साथ दूसरा वर्ड क्या था? एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग। तो ये मेरी एफिशिएंसी और मेरी इफेक्टिवनेस खराब कर सकते हैं। मेरी एफिशिएंसी खराब होगी एंड मेरी इफेक्टिवनेस खराब होगी। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। ये क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग वीक ये कहां पे सीखोगे? चैप्टर 6 में, जो कि आपने कब देखना है? इस वीक के एंड पे। ये दो अप्रोचेस क्लियर है, एक सब्सटैंटिव अप्रोच, एक सिस्टम अप्रोच। फिर वक्त गुजरा और आप लोग आए, और आप लोगों ने आके एक नया फिनोमेना इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम है रिस्क बेस्ड अप्रोच। नहीं जनाब, आप लोगों ने एक नई साइंस लेकर आए और आपने कहा यार रुको, कंट्रोल्स को अभी टेस्ट करने से पहले ये देखो कि रिस्क कहाँ पे है, रिस्क कहाँ पे है। ये रिस्क बेस्ड अप्रोच शुरू कहां से हुई? ये शुरू हुई प्लानिंग से। जब आप प्लानिंग फेज में होते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा एरिया मुझे जाके देखना है, कौन सा कम देखना है, किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है। प्लानिंग करते हैं, उसके बाद आप बनाते हैं स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी प्लानिंग में आपका फोकस हो जाता है टुवर्ड्स ऑल द रिस्की एरियाज। फॉर एग्जांपल, इसी मिसाल को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। 40 एरियाज हैं। अब 40 एरियाज को पहले आपने रिस्क के ऊपर डिवाइड कर दिया कि किन एरियाज में लो रिस्क है, किन एरियाज में हाई रिस्क है। जहां पे लो रिस्क है वहां पे मैं कम काम कर लूं चलेगा, और इवन अगर मैं वहां पे इंटरनल ऑडिटर की हेल्प ले लूं फिर भी चलेगा। ये है वो बर्गर ऑडिटर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो रिस्क बेस्ड अप्रोच पे चल रहे हैं। तो उन्होंने पहले डिवाइड कर लिया कि लो रिस्क एरिया कौन सा और हाई रिस्क एरिया कौन सा। तो लेट्स सपोज लो रिस्क एरिया निकला है 25 और हाई रिस्क एरिया निकला है 15। ये जो लो रिस्क एरियाज हैं ये इंटरनल ऑडिटर की हेल्प ली जा सकती है, प्लस मैं इसके अंदर स्पेसिफिक इंक्वायरीज करके और एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के गुजारा कर सकता हूँ, रिस्क कम। अच्छा, फिर वो एरियाज जो कि हाई रिस्क है। अब ये जो एरिया हाई रिस्क वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं इन 15 के ऊपर अपना काम शुरू कर दूं, नहीं, इसको मैंने मजीद डिवाइड करना है कि इन हाई रिस्क एरियाज में किसके ऊपर कंट्रोल स्ट्रांग है, किन के कंट्रोल्स वीक है। यानी कि मैंने एक ऊपर अलग फिल्टर ऐड कर दिया, और अब यहां पे मैं शुरू कर रहा हूं सिस्टम अप्रोच। ये सिस्टम अप्रोच ही है ना, जब हम कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे डिवाइड कर लेते हैं। तो अब मुझे ये पता चला कि 15 में से 10 का तो कंट्रोल स्ट्रांग है और 5 के कंट्रोल्स क्या है? वीक है। तो अब इन 10 के ऊपर जिनके स्ट्रांग कंट्रोल्स हैं मैं लेस डिटेल्ड सब्सटैंटिव लगाऊंगा, और जहां पे कंट्रोल्स वीक है वहां पे मैं डिटेल्ड वर्किंग करूंगा। तो आपने फर्क देखा? पहले क्या था? पहले 40 के 40 एरियाज पे तसल्ली से काम होता था। कहानी शुरू हुई थी 40 से, 40 का 40 मैंने डिटेल से देखा, फिर सिस्टम बेस्ड अप्रोच आई, 40 से कम होके 25 पे बात चली गई। अब 25 से भी कम होके बात 5 पे आ गई है। 40 0 25 15, और अब क्या है? 5 10 25, 5 10
परचेस। तो ये कहानी है ऑडिटर्स की कि पहले लोग क्या हुआ करते थे, फिर क्या हुए, और आज के लोग रिस्क मॉडल के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली ये रिस्क मॉडल और सिस्टम मॉडल कंबाइन है, क्योंकि पहले मैंने रिस्क मॉडल लगा के अलग अलग कर दिया, फिर जहां पे मुझे लगा रिस्क ज्यादा है वहां पे मैंने कंट्रोल्स वगैरह लगाए, कंट्रोल्स की स्ट्रेंथ देखी, कहाँ स्ट्रॉन्ग है कहाँ वीक है। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग थे वहां पे ज्यादा काम करने को तरजीह नहीं दी, और जहां पे वीक थे वहां पे ज्यादा काम करने को तरजीह दी। जी, रिस्क क्लासिफिकेशन में भी बिल्कुल एरर हो सकता है, और अगेन जब ऐसा होगा तो वही बात दोबारा से आएगी, एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग और रिजेक्शन ऑफ राइट। तो ये तो रिस्क ऑडिट के साथ चलता ही रहता है। यहां तक कोई सवाल किसी भाई का, किसी बहन का? किसी भाई का, किसी बहन का इस पूरी कहानी में कोई सवाल? जी, सवाल है तो सर कंट्रोल टेस्टिंग में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं? नहीं, खाली ऑब्जर्वेशन नहीं होती। कंट्रोल्स टेस्टिंग के अंदर पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडियल कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं। फिर आप देखते हैं कि उन आइडियल कंट्रोल्स में से इस कंपनी ने कितने कंट्रोल्स लगाए हैं, फिर जो कंट्रोल्स लगाए हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। तो चैप्टर 6 एक आपको पूरा मैप बताएगा कि आइडियल कंट्रोल्स किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से कंट्रोल्स वीक हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से कंट्रोल स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे, अगर वीक है तो उनसे क्या रिस्क आ सकता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के बाद आपको वो जब चैप्टर आप देखेंगे तो चीजें मजीद क्लैरिटी की तरफ चली जाएंगी। यहां तक कहानी समझ आ गई? अच्छा अच्छा, जब ये बात क्लियर हो गई है तो आइए फिर शुरू करते हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी 320। बचपन से लेके आज तक आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते आए कि एक इंफॉर्मेशन उस वक्त मटेरियल कंसिडर की जाएगी जब उसकी ओमिशन या उसकी मिस स्टेटमेंट आपके, आपसे मुराद है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। यानी कि जिसकी बेस पे वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अगर वो चीज मैं फाइनेंशियल में गलत तरीके से दिखा दूं या वो चीज गायब कर दूं, ओमिट कर दूं, तो उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। वो इंफॉर्मेशन उस वक्त मटेरियल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर से पैसे मिलते हैं, आप हॉस्टलाइट है, और जब आपको पैसे आते हैं महीने के शुरू में, तो वो पैसे आपके लिए इतने मटेरियल नहीं होते। आप उसमें से अपने दोस्तों को भी दे रहे होते हैं, आप खुद भी शाह खर्च हुए होते हैं, आप अच्छे से खाने खा रहे होते हैं, दोस्तों को पार्टी करा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मंथ के स्टार्ट में वो पैसे आपको इतने ज्यादा मटेरियल नहीं लगे, आपकी जेब भरी हुई है, तो इट मीन्स के आप खुल के याशी कर सकते हैं। मगर जैसे जैसे महीना एंड हो रहा होता है और आखिरी के 3-4 दिन चल रहे होते हैं, तो अगर आपकी जेब में 1000 रुपया भी हो ना, तो भी आप उस 1000 रुपये को खर्चने से 3 दफा पहले सोचेंगे कि यार ये 1000 रुपया मैंने 4 दिन चलाना है, क्या ये मुनासिब है कि मैं इसमें से अभी 2 रोटियां खा लूं,
क्या मैं एक रोटी खा के गुजारा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये अगले 4-5 दिन चलाना और पता नहीं पैसे कब आए। तो वहां पे वो 1000 रुपया मटीरियल बन गया। क्यों? क्योंकि अब आपको उसकी कदर है, पहले आपको उसकी कदर नहीं थी, आप उसको अयाशी में खर्च कर रहे थे। तो एक चीज उस वक्त मटेरियल बनती है जब आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके। पहले आपकी डिसीजन मेकिंग क्या थी? भाई पैसा है जेब में, खर्च डालो। मगर जैसे जैसे पैसा कम होता गया, आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता गया, और अब आप वो पैसा खर्च करते टाइम कोई 6 दफा सोचते हैं कि मैं खर्च करूं या मैं ना करूं, करूं या मैं ना करूं। मटीरियलिटी का ओवरऑल फिनोमेना तो क्लियर है ना? अच्छा, क्या मटीरियलिटी एक जजमेंटल कॉन्सेप्ट है, या स्टैंडर्ड ने हमें कुछ बताया है कि आपने ये वाली परसेंटेज अप्लाई करनी? इज इट जजमेंटल और नॉट? तो जो परसेंटेजेस हैं वो क्या है? जजमेंटल। फिर हमने स्टैंडर्ड से पूछा कि भाई ये बता दो कि जो बेंचमार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मजे की बात है, स्टैंडर्ड ने क्या कहा? जजमेंटल। जो बेंचमार्क्स हैं, स्टैंडर्ड ने कहा ये भी क्या है? जजमेंटल। ये भी क्या है? जजमेंटल। अच्छा, मटीरियलिटी ऑडिट के किस स्टेज पे डिफाइन की जाती है? प्लानिंग पे, ड्यूरिंग ऑडिट, या एंड ऑफ ऑडिट? प्लानिंग पे। इसका मतलब है कि ये डिटरमिन की जाती है एट प्लानिंग लेवल। एट प्लानिंग लेवल इसको मैं डिटरमिन कर लेता हूँ। अच्छा जी, हमने प्लानिंग स्टेज के ऊपर डिटरमिन कर ली मटीरियलिटी। फर्स्ट करें, हमने कहा हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5%। ये हमने डिटरमिन कर ली मटीरियलिटी एट प्लानिंग स्टेज। ठीक, ये जो मैंने 5% डिटरमिन की है, क्या ये मैंने तुक्का मारा होगा या इसमें मेरी जजमेंट है? ऑब्वियसली जजमेंट तो है, मगर ये जजमेंट, इस जजमेंट को डेवलप होने में आपको लगता है कि मुझे कुछ और फैक्टर्स देखने पड़ेंगे? ये जजमेंट, ये 5% भी हो सकती थी, ये 10% भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। सवाल ये है कि ये 5 ही क्यों? वाई इट इज 5? और सवाल ये भी पॉसिबल है कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही क्यों? ये रेवेन्यू भी हो सकता है, ये टोटल एसेट्स भी हो सकता है, ये टोटल लायबिलिटी भी हो सकता है। तो यस, ये बात कहना गलत नहीं है, ये बात करना, ये बात कहना गलत नहीं है कि ये जजमेंटल कॉन्सेप्ट है। मगर वो जजमेंट बनाने के लिए भी आपने कुछ चीजें तो अज्यूम करनी है, या कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट उस बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट बिजनेस। वरना आप एक अच्छी मटीरियलिटी
ये अमाउंट डिटरमिन नहीं कर सकते। आपको उस बिजनेस में होने वाले इनहेरेंट लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। उस बिजनेस के अंदर जो कानून चल रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो उनके लोकल इंडस्ट्रियल लॉज हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर उस तरह की एंटिटीज क्या लेवल सेट करती है मटीरियलिटी का, उसकी बेस के ऊपर आपने अपनी अमाउंट और परसेंटेज और फैक्टर डिटरमिन करना। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो अदर कंपनीज हैं इन द सेम सेक्टर वो कितनी मटीरियलिटी रखती हैं। तो ये कुछ चीजों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, फिर जाकर ही आप एक अच्छा बेंचमार्क चूज करते हैं और एक अच्छी परसेंटेज को चूज करते हैं। अब होता ये है कि भाई मैंने तो फर्ज करें मटीरियलिटी लगाई और उसकी अमाउंट आ गई लेट सपोज 20 लाख। लेट सपोज एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ और मैंने मटीरियलिटी डिटरमिन कर ली 20 लाख। इस 20 लाख का मतलब क्या है, ड्यूरिंग ऑडिट यानी कि ऑडिट के दौरान जो जो मसले जो जो मिसस्टेटमेंट्स मेरे सामने आएंगी मैं देखूंगा उन मिसस्टेटमेंट्स की वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या है, अगर तो उनकी वैल्यू लेस देन 20 लाख है, लेस देन 20 लाख है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक बास्केट में डालता जाऊंगा। एक बास्केट मैंने मेंटेन की होगी और उसी बास्केट में मैं ये वाला एरर या मिसस्टेटमेंट डालता चला जाऊंगा। और जो मोर देन 20 लाख की गलती होगी यानी कि मेरा मटीरियलिटी लेवल को हिट कर रहा होगा, अब यहाँ पे मैं कहूंगा मैनेजमेंट से कि भाई इसको करेक्ट करके लेकर आए। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, 20 लाख से कम हो तो मैंने कहा बास्केट में डाल दो, 20 लाख या उसको टच करे तो मैंने कहा करेक्ट करके लेकर आए। ये डिफरेंस क्यों? क्या मेरी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो रही कि 20 लाख से कम था तो उसको फेंक दो या उसको एक बास्केट में डाल दो, ये सेपरेट डिसीजन है। मगर जहां 20 लाख को टच किया या उससे ऊपर गया, मैंने कहा इसको ठीक करके लेकर आओ। इसका मतलब है कि मेरी अपनी भी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होती है मटीरियलिटी लेवल से, मेरी अपनी जाती डिसीजन मेकिंग भी इम्पैक्ट होती है मटीरियलिटी लेवल से। यहाँ तक बात समझ आ रही सबको? यहाँ तक चीजें क्लियर है? ऑडिट एंड पे, ऑडिट एंड पे हम इस बास्केट का टोटल करते हैं। ऑडिट एंड पे इस बास्केट का टोटल किया जाता है और देखते हैं कि ये टोटल क्या क्रॉस कर रहा है 20 लाख को या नहीं। अगर तो ये 20 लाख को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है कि मुझे इस बास्केट को लेस देन 20 लाख रखना है एग्रीगेट। याद रखिएगा मटीरियलिटी की अमाउंट इंडिविजुअल नहीं होती, ये साथ एग्रीगेट लगा होता है। तो मुझे इसके टोटल को भी 20 लाख से कम रखना है। उसके लिए मैं मैनेजमेंट से कहता हूं अगर ये 20 लाख को क्रॉस कर जाए तो वो वाली एंटिटीज को करेक्ट कर दें, वो वाली एरर्स को करेक्ट कर दें, वो वाली गलतियों को सही कर दें जिनका इम्पैक्ट ठीक करने के बाद इस टोटल को 20 लाख से कम कर दें। लेट्स सपोज इसमें ड्यूरिंग द ऑडिट आपने 5 गलतियां ऐड करवाई। एक गलती थी 3 लाख की, एक गलती थी 7 लाख की, एक गलती थी 8 लाख की,
एक गलती है 9 लाख की और एक गलती है 15 लाख की। जरा ऐड करके बताइएगा क्या ये 20 लाख को क्रॉस कर रही है अमाउंट? क्या ये अमाउंट 20 लाख को क्रॉस कर गई? ये बन गया 42 लाख, बन गया 42 लाख। अब इस 42 लाख को मुझे 20 लाख से कम तक लेकर आना है, तो मुझे बताइए मैं कौन से एरर्स को ठीक करवाऊंगा? क्या 3 लाख के एरर ठीक करवा के मैं उसको कम कर सकता हूँ? नहीं। 7 का करवा के कर सकता हूँ? इतना ज्यादा नहीं। 8 का करवा के? इतना ज्यादा नहीं। मुझे एक 15 लाख रुपए का ठीक करवाना पड़ेगा, तो 42 माइनस 15 आंसर क्या आएगा? 42 माइनस 15 आंसर क्या आएगा? 27। 27 अभी भी 20 से ऊपर है क्या? 27 अभी भी 20 से ऊपर है? एग्रीगेट में 27 20 से ऊपर है। अब इस 27 में से मैं अगर 9 का माइनस करवा लूं, अगर 9 का माइनस करवा लूं तो क्या 20 से कम पे आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगर मैं ये 8 वाला माइनस करवा लूं तब 19 पे आ जाएगा। क्या ये 20 से कम होगा? अगर मैं 7 वाला माइनस करवाऊं तो क्या ये 20 से कम होगा या 20 पे रहेगा? ये 20 पे रहेगा। तो मुझे ये तो नहीं करवाना। तो या 15 के साथ मैं 9 को माइनस करवाऊंगा या 15 के साथ मैं 8 को माइनस करवाऊंगा, तभी जाके ये 42 से कम होता होता 20 पे आएगा और 20 से कम होगा। अच्छा, अगर मैं 15 को कम ना करवाऊं, मैं कहता हूं पहले आप लोग ये 3 लाख वाला एरर ठीक करें, आंसर क्या आएगा? 39। फिर मैं मैनेजमेंट से कहता हूँ 7 लाख वाला एरर ठीक करें, आंसर क्या आएगा? 32। फिर मैं कहता हूँ 8 लाख वाला ठीक करें, आंसर क्या आएगा? 24। फिर मैं कहता हूँ 9 लाख वाला ठीक करें, अब आंसर क्या आएगा? क्या ये 15 20 से कम है? तो बताने वाली बात ये थी कि आप किसी भी सीक्वेंस में काम करवा सकते हैं, सीक्वेंस आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। बस एग्रीगेट 20 लाख से कम का आना चाहिए। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक पूरी कहानी समझ आई, मटीरियलिटी की और इस बास्केट की? तो मटीरियलिटी क्या है? मटीरियलिटी एक ऐसी अमाउंट है जो कि हम सेट करते हैं प्लानिंग स्टेज के ऊपर। मटीरियलिटी क्या है? अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान वे में डिफाइन करूं कि मटीरियलिटी असल में है क्या, एक ऐसी अमाउंट जो कि आती है परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय बेंचमार्क से, और ये अमाउंट हम सेट कर देते हैं ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर इस अमाउंट को टच किया जा रहा हो या इससे ऊपर जारी हो कोई एरर या मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिटर का खून दौड़ने लगता है, वो जज्बाती हो जाता है और वो मैनेजमेंट से कहता है इसको ठीक करें। और अगर इससे कम है तो वो खुद भी हंस पड़ता है, मैनेजमेंट भी हंस पड़ती है, और दोनों हंसी खुशी इसको उस बास्केट में डाल देते हैं। मगर ऑडिट एंड पे इस बास्केट का सम किया जाता है और उस सम के अंदर फिर देखा जाता है कि कौन कौन से एरर्स को माइनस करके हम इसको भी इस मटीरियलिटी के थ्रेशोल्ड से कम कर सकते हैं। यहां तक आपको बात समझ आई? अब आपसे मेरा एक कॉमन सवाल है। लेट्स सपोज आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और गवर्नमेंट ने आपसे कहा है कि भाई आपने
रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, सड़क तामीर करनी है आपने, और गवर्नमेंट ने कहा आपके पास 100 दिन है, 100 दिन है सड़क तामीर करने, अदरवाइज एवरी डे हम आपके ऊपर 5,000 रुपए का फाइन डालेंगे, और अगर आप 100 दिनों के अंदर अंदर सड़क पूरी कर लेते हैं तो हम आपको बोनस देंगे 5 लाख का। कॉमन सवाल आपसे ये है कि क्या आप अपनी टीम को 100 दिन ही बताएंगे या कम बताएंगे? जब आप अपनी टीम को बता रहे होंगे कि हमने सड़क तामीर करनी है, तो क्या आप 100 दिन का 100 दिन रखेंगे या 100 दिन से कम एक अमाउंट बताएंगे? कम बताएंगे। कितनी कम बताएंगे? क्या बताएंगे? क्या वैल्यूज हो सकती है? 80 दिन, चलिए एक ऑप्शन आया 80 दिन, एक ऑप्शन आया 90 दिन, फिर 80 दिन, चलो मैं एक और ऐड कर देता हूँ 85 दिन, 75 दिन। सवाल ये है कि आपने अपनी टीम को कम क्यों बताया? Why less? ऐसा क्यों किया आपने? कम क्यों बताया? कम बताने की क्या जरूरत थी? आप उनको 100 भी तो बता सकते हैं, आपने कम क्यों बताए? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ताकि हम अनफोर्सीन सिचुएशंस को टैकल कर सकें। अच्छा, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस आ सकती हैं रोड को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वर्कर्स की स्ट्राइक हो गई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मटेरियल मेरा महंगा हो गया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बारिश हो गई, और आपको पता है कि ज्यादा पानी आता है, उसके पीछे क्या रीजन होती है? ज्यादा बारिश। तो जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और जब ज्यादा पानी आता है तो कंस्ट्रक्शन खराब हो जाती है। तो कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से आपने 100 दिन अपनी टीम को नहीं बताए, आपने 80, 90, 85, 75 दिन बताए। और एक रीजन इसमें यह भी थी कि अगर आप उनको 100 दिन बता देते तो वो कभी भी 100 दिनों में काम पूरा ना करते, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को अगर डेडलाइन दे दी जाए तो उन्होंने डेडलाइन को लाजमी मीट करके गुजार के अपना काम पूरा करना होता है। हमारी टीम वाकई में लेथार्जिक होती है। पाकिस्तानी अवाम तो वन ऑफ द सुस्त कौम है। इन्होंने कहना था सर 100 दिन है, ओ सर जाने दे, 100 दिन का मतलब है कि हमने काम ही 2 हफ्ते बाद शुरू करना, और आखिर दिन बैठ के फिर पूछते हैं कि सर वो पेंडिंग लेक्चर्स, सॉरी पेंडिंग काम कितना रह गया। मैं एकदम से आपकी तरफ आ गया था। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने थ्रेशोल्ड अपनी टीम को दिया है, ये थ्रेशोल्ड एक्चुअल से कम है। ऐसा ही लोअर थ्रेशोल्ड देन एक्चुअल। मैं मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो कि अंडर प्रेशर काम अच्छा कर लेती है। बाकी जो अंग्रेज है ना, ये प्रेशर में आके तकलीफ में आ जाते हैं, ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की अवाम प्रेशर मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर लेती है, बशर्ते कि वो प्रेशर मैच इंडिया के साथ ना हो। खैर, तो आपने जो अपनी टीम को नंबर ऑफ डेज बताए वो 100 से कम थे। इसका मतलब है कि आपने लोअर थ्रेशोल्ड दिया अपनी टीम को, एक्चुअल से कम, एक्चुअल से कम।
इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। इसे क्या कहते हैं पहले बच्चों? ये है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, यानी कि ऐसी मटीरियलिटी लेवल सेट करना जो कि एक्चुअल से लेस हो, एक्चुअल से कम हो। एक ऐसी अमाउंट सेट करता है ऑडिटर जो कि असल मटीरियलिटी लेवल से कम होती है, यानी कि वो मटीरियलिटी लेवल जो कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज एन ओवरऑल सोचा हुआ है, एज अ होल रखा हुआ है, उससे भी कम। ताकि अगर वो सोच रहा है 20 लाख तक का एरर मुझे काबिल मंजूर है, तो 20 लाख तो उसके अपने माइंड में है, कंपनी वालों को बताएगा, टीम को बताएगा 15 लाख, ताकि टीम 15 लाख के ऊपर काम करती रहे और किसी भी टाइम पे ये 20 लाख को क्रॉस ना करे, और अगर क्रॉस कर भी जाए तो उसके पास मार्जिन हो उसको कवर अप करने का। एम आई क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है और ये एक्चुअल से कम क्यों होती है। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये है कि क्या ये मटेरियलिटी जो कि मैंने प्लानिंग स्टेज पे लगाई थी, क्या ये हमेशा फिक्स रहेगी या मैं ड्यूरिंग ऑडिट इसको बार बार रिवाइज कर सकता हूँ? मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं उसको रिवाइज करने से। तो इसका मतलब ये है कि एक मटेरियलिटी मुझे सेट करनी होती है एट प्लानिंग स्टेज, और एक मटेरियलिटी प्लानिंग स्टेज पे जो मैंने सेट की उसके बाद मुझे उसके अंदर एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रखनी होती है। और ये दोनों याद रखिएगा, ड्यूरिंग ऑडिट या ड्यूरिंग फील्ड वर्क रिवाइज की जा सकती है। इनमें रिवीजन क्या होती है? पॉसिबल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ जाते हैं ड्यूरिंग ऑडिट, जो कि आपने प्लानिंग के अंदर आइडेंटिफाई नहीं किया होता। तो आपके पास पूरा पूरा हक है कि आप अपनी मटीरियलिटी को वक्त के धारे में डालते हुए रिवाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? ये बात समझ आ गई? मुझे क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए रिगार्डिंग मटीरियलिटी? क्या क्या चीजें मुझे डॉक्यूमेंट कर लेनी चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा? नंबर 1, वो मटीरियलिटी जो कि मैंने प्लानिंग स्टेज पे रखी थी, वो मटीरियलिटी जो कि प्लानिंग स्टेज पे रखने के बाद मैंने उसमें परफॉर्मेंस का एक लेवल सेट किया था। फिर तीसरी चीज, ड्यूरिंग ऑडिट अगर मैंने उसको रिवाइज किया है तो रिवाइज्ड अमाउंट क्या है। तो वो तमाम लेवल्स और उसके अंदर होने वाली तमाम तरह की रिवीजन्स को मैं डॉक्यूमेंट साथ साथ करता जाऊंगा, ताकि सनद रहे और और बवक्त जरूरत काम। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो मसला तो नहीं है? क्या मटीरियलिटी हमेशा फिगर्स में होती है या डिस्क्लोजर्स में भी हो सकती है? डेफिनेशन क्या कहती है? इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन भी है ना, इंफॉर्मेशन इज मटीरियल अगर उसकी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट इफेक्ट करे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, नॉर्मली बच्चों को लगता है कि ये सिर्फ वैल्यूज में होती है, मगर ऐसा नहीं है। अगर हम एक बहुत अहम डिस्क्लोजर गायब कर दें
अगर हम एक बहुत अहम जरूरी डिस्क्लोजर्स गायब कर दें, तो क्या उन डिस्क्लोजर्स को गायब करने में या उनके अंदर चेंजेस लेके आने में क्या मेरी मटीरियलिटी और मेरे यूजर्स के डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न में फिट नहीं आ रही थी और इन्होंने उसका डिस्क्लोजर ओमिट कर दिया। क्या इसकी ओमिशन से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा? जब उसको पता है कि ये गोइंग कंसर्न है और वाकई में गोइंग कंसर्न ये कंपनी ना हो और इन्होंने वो डिस्क्लोजर गायब किया हो, तो इसका मतलब है कि वो बंदा तो मिसगाइड हो गया, उसकी डिसीजन मेकिंग पे असर पड़ गया। और अगर इन्होंने डिस्क्लोजर डाला हो कि भाई हम लोग गोइंग कंसर्न नहीं है, तो क्या इससे यूजर का दिमाग चेंज होगा? क्या वो तब भी जाके इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं। मैं कहता हूँ कंपनी ने पिछले साल नए बिजनेस कॉम्बिनेशंस बनाए, कोलैबोरेशंस की, मर्जर्स की, एक्विजिशंस की, और वो डिस्क्लोजर डालना भूल गए। जब डिस्क्लोजर नहीं डाला, तो क्या मेरे शेयर होल्डर को पता चला कि इन्होंने ये बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए? नहीं। और जब पता चलेगा, तो क्या उसकी डिसीजन मेकिंग पे कोई इम्पैक्ट आएगा? IFRS 15 को आया हुए कितना टाइम हुआ? IFRS 15, IFRS 16 ये रिसेंटली डेवलप हुए हैं। ये जो नए आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर मैं इनका कोई डिस्क्लोजर निकाल दूं, तो क्या यूजर की डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट आएगा? आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मटीरियलिटी सिर्फ अमाउंट्स में नहीं है, डिस्क्लोजर्स में भी होती है। अमाउंट्स में नहीं होती, ये डिस्क्लोजर्स में भी होती है। यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? जी, इट इज क्वांटिटेटिव एंड इट इज क्वालिटेटिव। यहां तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? मटीरियलिटी। आप सही कह रहे हैं, नॉर्मल यूजर्स को नहीं पता होता, मगर आप ये भूल रहे हैं कि जब एक नॉर्मल यूजर भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें एक दिलचस्पी आती है, एक शौक डेवलप होता है। जब आपका लगता है ना पैसा, तो फिर आप एक एक पाई का हिसाब भी ले रहे होते हैं। नॉर्मल यूजर ऐसा नहीं होता है कि वो पैसा लगा के भूल जाए कि बस जो आ गया सो आ गया। वो फिर जाके पूछता है, देखता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, एक इंटरेस्ट डेवलप करता है कि यार मेरा पैसा लगा हुआ है, मुझे उसका पता करना है कि वो किन किन कामों में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो उसको पता चल जाता है। तभी तो ये सी फर्म्स बैठी हुई है, अदरवाइज तो ये सी फर्म्स खत्म हो जाए। जी बिल्कुल। पता है मटीरियलिटी स्ट्रांगली लिंक होता है 705 706 के साथ, मगर उस टाइम पे हमने उसको इतनी गहराई में नहीं पढ़ा था। उस टाइम पे हमने सिर्फ एक परसेंटेज उठाई थी, बेंचमार्क उठाया था और अपने सवालों को सॉल्व किया था। अब आपको पता चल गया है कि मटीरियलिटी इज नॉट जस्ट विद क्वांटिटी, इट्स आल्सो विद क्वालिटी। जी जनाब, यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी?
जी बिल्कुल, ऑडिटर ने इवन अपनी हर छींक भी रिकॉर्ड कर दी है। डॉक्यूमेंटेशन इज अ मस्ट। ऑडिटर एक एक चीज को डॉक्यूमेंट करता है, एक एक पॉइंट को डॉक्यूमेंट करता है। जी यहां तक कोई सवाल रिगार्डिंग मटीरियलिटी? हमारा एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया, उसको देखते हैं और फिर इसके पास की तरफ जाते हैं। मगर यहां तक मुझे बताइए कोई सवाल अगर है तो उसको पहले डिस्कस करना। ऑल डन, तो चलो आगे। अच्छा, इसमें एक आखिरी कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लें। एक हम मटीरियलिटी लेवल सेट करते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ऊपर हमने एक मटीरियलिटी लेवल सेट कर दिया। लेट्स सपोज हम एक बैंक का ऑडिट कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोग एक बैंक ऑडिट कर रहे हैं और बैंक में मैंने मटीरियलिटी सेट की है वही 20 लाख की। ठीक है, ड्यूरिंग ऑडिट बहुत सारे मसले मेरे सामने आए और इसमें से लेट्स सपोज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी रखी थी 15 लाख की। तो मसले मसाइल मेरे सामने आए, मैंने कुछ रिजॉल्व करा लिए, कुछ बास्केट में डाल दिए। एंड के ऊपर जो बास्केट में अनरिजॉल्व मैटर्स पड़े थे वो थे 12 लाख के। जब इन 12 लाख को गौर से देखा तो पता ये चला कि 12 लाख में से 11 लाख का एक मसला था कैश मैनेजमेंट के अंदर, और बाकी 1 लाख के मसले कुछ एडमिन नेचर के थे, कुछ एक्सपेंस वाले थे, तो ये इतने खास बड़े इश्यूज नहीं थे। मगर 11 लाख का मसला हमें नजर आया कैश मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि जो बैंक के फाइनेंशियल्स में कैश का कॉलम था उसमें 11 लाख रुपए का मसला था। अब मुझे बताइए, बैंक जिसका ओवरऑल काम ही कैश की हैंडलिंग है, कैश की मेंटेनेंस है, डिपॉजिट्स की मेंटेनेंस है, क्या उसमें 11 लाख रुपए का अगर मसला है, क्या मैं उसको बर्दाश्त कर लूं? सिर्फ ये कह के कि मटीरियलिटी से कम, परफॉर्मेंस से भी कम है, तो मैं इसको जाने दूं? क्या ये ज्यादा हाईली रिस्की एरिया है? क्या ये हाई रिस्की एरिया है? तो हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे ही मटीरियलिटी नहीं करते, जरूरत पड़ने पे नीड बेसिस पे हम अजर्शन लेवल पे जाके भी मटीरियलिटी सेट कर देते हैं और उसके अंदर भी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सेट कर देते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बैंक जिसकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उस पे मटीरियलिटी का लेवल 20 लाख है, ये ओवरऑल है, मगर कैश का जो पोर्शन है उस पे सेपरेट मैंने सेट कर दिया है 5 लाख। यानी कि इस अलग से एरिया पे 5 लाख से ऊपर की गलती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और इस 5 लाख को मैंने मजीद तोड़ दिया 4 लाख में, यानी कि मैंने इसमें भी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डाल दी। तो दो तरह की मटीरियलिटी होती है, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के ऊपर और एक अजर्शन लेवल के ऊपर। अजर्शन लेवल पे उस वक्त डाली जाती है जब वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाए, हाई रिस्क एरिया हो तो मुझे अजर्शन लेवल के ऊपर मटीरियलिटी सेट करनी पड़ जाती है। तो ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बताना था रिगार्डिंग मटीरियलिटी। यहां तक कोई सवाल है तो मुझे बताइए।
मटीरियलिटी का कोई लेवल डिफाइंड नहीं है, सिवाय रिलेटेड पार्टीज के केस में, वहां भी हमने कहा था कि वो जीरो है। कहने का मकसद ये है कि जहां पे आपको लग रहा है कि हाई रिस्क एरिया है और वहां पे एक अच्छी अमाउंट आ रही है इन टर्म्स ऑफ मिसस्टेटमेंट या एरर्स, तो वहां पे आप उस रेलेवेंट एरिया की रेलेवेंट मटीरियलिटी लेवल भी सेट कर सकते हैं, जिसका नाम है मटीरियलिटी एट असर्शन लेवल। जी जी, मैं अभी दो के दिखाना चाहूंगा आपको क्यों परेशान होते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? नहीं, एग्जैक्ट वर्डिंग्स मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मटीरियलिटी की डेफिनेशन मेमोराइज कर लीजिए। ले जी, किताब से देख ले। ले जी, ये एक पेज आपके सामने है, इसको पढ़े। ये पूरा पेज आपके सामने है, इसको जरा रीड करें। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 10:27 पे आपसे पूछूंगा कोई सवाल।
जी, कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? सारी बातें वही जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ी। ये सारी बातें वही हैं। स्टार्ट हमने किया था लेक्चर डिफरेंट अप्रोचेस से। कोई मसला किसी एक बात में, एक पॉइंट में, एक लफ्ज में, एक लाइन में, एनीथिंग, कोई चीज अगर आप कंफ्यूजन दे रही है आपकी तो मुझे बताइए। कोई सवाल? एनीथिंग गाइस? एनी सिंगल थिंग? पक्की बात? चलो जी, मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड ने हमें कोई बेंचमार्क नहीं बताया, कोई परसेंटेज नहीं बताई, और अभी भी मैं उसी बात पे कायम हूं कि वाकई में स्टैंडर्ड ने कोई बेंचमार्क, कोई परसेंटेज हमें नहीं बताई, मगर कॉमन प्रैक्टिस जो चल रही है मार्केट में उसको मद्देनजर रखते हुए आई कैप ने आपको इस दफा परसेंटेजेस और बेंचमार्क्स बता दिए कि किस किस तरह की कंपनीज में आपने कौन कौन से बेंचमार्क्स के साथ ऑपरेट करना है। तो ये एक टेबल है जो कि ये बता रहा है कि बेंचमार्क्स कौन कौन से, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपेंसेस, एसेट्स, टोटल एसेट्स, और रेलेवेंट परसेंटेजेस कौन कौन सी है, 5%, 1 to 5, 3 to 5, 3 to 5, अप टू 3, अप टू 1। आपको याद होगा कि जो हमने बात की थी कि इसको जजमेंटल बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना इसके ऊपर। सर लास्ट पैरा एक दफा एक्सप्लेन कर देते हैं, वापस आ जाते हैं मसला। ये वाला, दिस वन, ठीक है। इसका मतलब है कि लेक्चर ध्यान से नहीं सुना। हमने ये बात की थी कि मटीरियलिटी की जो डिटर्मिनेशन है वो क्वांटिटी में तो होती होती, वैल्यू में तो होती, साथ साथ क्वालिटेटिव भी होती है। अगर मैं कोई ऐसा डिस्क्लोजर मिस कर दूं जो कि जरूरी हो तो वो मेरी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटिटी ने ड्यूरिंग द करंट ईयर कुछ बिजनेस कॉम्बिनेशन किए हैं, कुछ अलायंस किया है, कुछ मर्जर्स किए हैं, और अगर वो चीजें मैं ना बताऊं, वो सर्कमस्टांसेस जिसे एंटिटी गुजरी है मैं ना बताऊं अपने यूजर्स को, तो शायद वो अपने डिसीजन मेकिंग करते हुए ये सोचेंगे कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जब कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है तो उसका रेलेवेंट डिस्क्लोजर मुझे डालना पड़ता है। रिलेटेड पार्टीज के केस में अगर मैं उनका डिस्क्लोजर गायब कर दूं तो ये गलत चीज है। गोइंग कंसर्न के केस में अगर मैं गोइंग कंसर्न वाली बात छुपा लूं और कहूं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है और असल में वो ना हो, तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो ये डिस्क्लोजर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है मेरी मटीरियलिटी। आप समझ आ गई बात? So it is about disclosures, not just values, but अंग्रेजियों के ऊपर भी आपकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट कर जाती है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे इस परसेंटेज के ऊपर। तो ये परसेंटेजेस आप लोग लगा सकते हैं आई कैप के सवालों के अंदर भी, जहां पे लिखा हुआ है ना कि 1 to 5% और अप टू ये परसेंट, अप टू वो परसेंट। ये जो अप टू वाली गेम है ना, इट मींस कि फिर आपको रीजनेबल नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, यानी कि वो सारी बातें जो कि हमने कहा था जजमेंटल के लिए जरूरी है, वो फिर आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। बट नॉर्मली नॉर्मली आप 5% को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो एग्जाम का टोटका है ना वो 5% वाला ही है, जहां पे उसने अप टू का आपको दे दिया है, और जहां पे अप टू नहीं है तो यहाँ पे 3% और 1%, इससे ऊपर भी जाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, मगर ये नॉर्मल रूल ऑफ थंब है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। आप अगर चाहें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 10% भी कर लें, कोई आपको रोकेगा नहीं। इसको रेवेन्यू को 10% कर लें, कोई नहीं रोकेगा।
इसको 4 कर लें कोई नहीं रोकेगा, 2 कर लें कोई नहीं रोकेगा, 8 कर लें कोई नहीं रोकेगा, मगर जो रूल ऑफ थंब है वो इस दफा आपको आई कैप ने दे दिया है। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपने देखना है कि स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह से बने हुए हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से बेंचमार्क्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, वो लोग क्या क्या रेट्स यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन से एरिया में ज्यादा रिस्क आपको नजर आ रहा है, उस रिस्क के चलते हुए कौन सी मटीरियलिटी का बेंचमार्क आपको सेट करना चाहिए, बेंचमार्क को आइडेंटिफाई करें, उसके मुताबिक उसकी परसेंटेज चूज करें और फिर परफॉर्मेंस, मटीरियलिटी और इस तरह के थ्रेशोल्ड्स निकाल के अपना काम शुरू करें। तो ये एक न्यूमेरिकल ओवरव्यू है इस पूरे टॉपिक का। अब जब आपको सारी बातें समझ आ गई हैं तो आइए इसके पास पेपर्स के ऊपर चलते हैं ताकि ये भी हमारा आज का आज खत्म हो जाए। लें गिनती के थोड़े से चुने मुन्ने से पास पेपर्स जो कि बहुत आसान है, 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग टैंक, जी ये रिस्क इंडस्ट्री बेस्ड होगा। स्प्रिंग टैंक का सवाल, ओके वो कह रहा है पार्ट बी में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स आर नीडेड टू बी कंसीडर्ड। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स। हाँ जी, कौन सी 4 एग्जांपल्स हैं जो कि आप दे सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स? अगर आपको याद हो, अभी कवर किया है थोड़ी देर पहले। क्वालिटेटिव कौन सी 4 बातें जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं? डिस्क्लोजर्स वाली बातें, कौन सी बातें? डिस्क्लोजर्स वाली बातें जो अभी अभी हमने उन्हें आखिरी टाइम पे जो पहला देखा। अकाउंटिंग पॉलिसी वाली बात लिखी जा सकती है, गोइंग कंसर्न वाली बात लिखी जा सकती है, इवन रिलेटेड पार्टी वाली बात लिखी जा सकती है, अगर कंपनी किसी को कोई इलीगल पेमेंट्स कर रही है वो बात लिखी जा सकती है। तो ये तो कोई सी भी आप क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स वाली बातें यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यस, एक्विजिशन वाली बात भी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, 7A को बाद में करते हैं, जरा ऑटो 14 देख लें। यू आर अ ट्रेनिंग मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रिपेयर ब्रीफ प्रेजेंटेशन। आपने प्रेजेंटेशन देनी है अपने न्यूली इंडक्टेड ट्रेनिंग्स को। टॉपिक है मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, 5 नंबरों के लिए बताना है। तो टेक्निकली ये आपसे कह रहा है कि वो पूरा 1 पेज लिख के बता दें, यानी कि जो मटीरियलिटी का 1 पेज आपकी किताब में है, टेक्निकली वो ये कह रहा है कि पूरा का पूरा पेज 5 नंबर के लिए लिख के बता दें। तो आपको टॉपिक आता है, डेफिनेशन आती है, मटीरियलिटी की जजमेंटल वाली बातें आती हैं, परफॉर्मेंस की डेफिनेशन आती है, परफॉर्मेंस निकालते कैसे वो आती है, डिस्क्लोजर वाली बात लिखनी आती है, डॉक्यूमेंटेशन वाली बात लिखनी आती है। तो ये सारी कहानियां 6 नंबर के 5 नंबर के लिए बहुत है। कर लेंगे, तो मुश्किल सवाल तो नहीं है जी, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है ये वाला, इजी पीजी हो जाएगा। अच्छा जी, स्प्रिंग 19 में क्या हुआ, उसने कहा डिस्कस करें टर्म परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है 3 नंबरों के लिए। जी 5 नंबर के लिए ज्यादा तो जरूर है, मगर अब क्या कहें, उसने मांग लिया तो लिखना तो पड़ेगा। आगे वो देखना, वो कह रहा है 3 नंबर के लिए डिफाइन करते हैं खाली परफॉर्मेंस मटीरियलिटी और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो 3 नंबर तो यहाँ पे आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। नीचे वो कह रहे हैं कि लिस्ट डाउन एनी 4 बेंचमार्क्स जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हट के हों। ऑटम 17 में उसने कहा, तो ऐसे कौन से 4 बेंचमार्क्स हैं जो कि इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं? टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल इक्विटी, तो ये सारे वहां पे यूज किए जा सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, एसेट्स, रेवेन्यू, इक्विटी,
तो ये वो तमाम बेंचमार्क्स है जो कि अदर देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो कहता है मटीरियलिटी की इंपॉर्टेंस बता दें एट प्लानिंग स्टेज और एट रिपोर्टिंग स्टेज। हाँ जी, प्लानिंग स्टेज के ऊपर मुझे बताइए इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। एट प्लानिंग स्टेज आपको क्या लगता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बताइए। जब हम प्लान कर रहे होते हैं तो हमें रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई होने के चांसेस है कि यार ये थ्रेशोल्ड है, तो जहां जहां पे रिस्की एरियाज हैं वहां पे मैंने ये वाला थ्रेशोल्ड लगाकर देखना है कि क्रॉस तो नहीं कर रहा कहीं। हाई रिस्की एरियाज को मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, एक थ्रेशोल्ड निकाल लेता हूँ जिसकी बेस पे मैं अपने प्रोसीजर्स को डिजाइन करता हूँ कि मुझे कितना काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है। तो जो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट वाली बात है वो यहाँ पे आ सकती है। फिर रिपोर्टिंग स्टेज के ऊपर इसके क्या क्या प्रैक्टिकल फायदे हैं। रिपोर्टिंग स्टेज कहते हैं ड्यूरिंग ऑडिट। तो ड्यूरिंग ऑडिट इसके क्या क्या बेनिफिट है? ये हमें ओपिनियन बनाने में हेल्प करती है, हमें मिसस्टेटमेंट्स को, कौन सी मिसस्टेटमेंट्स करेक्ट करवानी है, कौन सी नहीं करानी, कौन सी मिसस्टेटमेंट्स करेक्ट करवानी है, कौन सी नहीं करवानी, उसमें हमें हेल्प करती है। रिपोर्ट बनाने में, ओपिनियन बनाने में हमें हेल्प कर रही होती है। एक क्राइटेरिया सा हमें दे देती है जिसके मुताबिक हम चीजों को लेके चल रहे होते हैं। मटीरियलिटी की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन सी बातें आती हैं प्यारे बच्चों? डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी बातें आएंगी स्प्रिंग 16 के सवाल में? हम क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करते हैं? सबसे पहले वो मटीरियलिटी जो कि प्लानिंग स्टेज पे हमने डेवलप की है एज अ होल, फिर परफॉर्मेंस वाली बात, फिर मटीरियलिटी निकाली कैसे, और जो जो उसमें रिवीजन है, जैसे जैसे मेरा ऑडिट आगे चलता चला जाता है, मेरे ऑडिट में प्रोग्रेशन आती रहती है, तो जो जो रिवीजन आ रही है वो सारी की सारी हम वहां पे भी डॉक्यूमेंट करते जाते हैं। अभी तक कोई मुश्किल सवाल आपको सामने आया हो? अभी तक कोई टेढ़ा सवाल आपके सामने आया हो? सारे ही आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल तो अभी तक हमें नजर नहीं आया। अच्छा जी, अब ये सवाल देख लेते हैं, ये हमने पेंडिंग किया था सज्जाद वाला। सज्जाद इज द ऑडिट सीनियर ऑन द ऑडिट ऑफ हमीद लिमिटेड। एक कंपनी है हमीद लिमिटेड, और इस कंपनी का जो ऑडिट सीनियर है उसका नाम है मिस्टर सज्जाद। सज्जाद भाई, upon his manager's instruction, Sajjad had determined the acceptable materiality level to be rupees 10 million। उसने 10 मिलियन की मटीरियलिटी लेवल को सेट कर दिया। कब किया? प्लानिंग स्टेज के ऊपर। प्लानिंग स्टेज पे उसने सेट कर दिया। However, at the time of evaluating the results of audit procedures carried out at interim, he has reduced the materiality level to be 7.5 million। उसने गिरा दी है और आपने कहा 10 नहीं 7.5 की मटीरियलिटी लेवल है। मुझे बताइए इस गिराने का मतलब क्या है, कि मैं ज्यादा मसले बर्दाश्त कर सकता हूँ या कम मसले बर्दाश्त कर सकता हूँ? मेरी बर्दाश्त का लेवल बढ़ गया या कम हुआ? कम हो गया। पहले मैं 10 मिलियन तक एरर बर्दाश्त कर सकता था, अब इंटरम के हालात वाकयात देखने के बाद मैंने उसको रिवाइज कर लिया और 10 से गिरा के 7.5 पे मैं ले आया हूँ। सवाल ये है कि बताइए कौन कौन सी पॉसिबल रीजंस हैं जिसने मोटिवेट किया होगा सज्जाद को कि वो मटीरियलिटी लेवल को गिरा दे। हाँ जी, क्या क्या? यस, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, रिस्की एरियाज, उसको इंटरन करके चीजों का पता चल गया होगा, उसने कंट्रोल्स को जब इवेलुएट किया होगा तब उसको आइडिया हो गया होगा। तो ये सारी कहानियां आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगेन ये एक जेनेरिक सवाल है, और
जेनेरिक सवाल के लिए आपको फिर कॉन्सेप्चुअल एक आंसर डेवलप करना पड़ता है ताकि उसको प्रॉपर फिट किया जा सके। अगला सवाल ये है कि अगर हम मटीरियलिटी को गिरा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसका क्या रिश्ता बनेगा ऑडिट रिस्क के साथ, और क्या अब हमें प्रोसीजर्स कम परफॉर्म करने पड़ेंगे या ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे। मटीरियलिटी और रिस्क में क्या रिलेशन होता है। अगर मेरी मटीरियलिटी कम हो रही है, अगर मैंने 10 से 7.5 पे करके उसको कम कर दिया है, क्या मेरा रिस्क भी कम हो गया या मेरा रिस्क बढ़ गया है। मेरा जो रिस्क है वो ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि ये एक इनवर्स रिलेशन निकलता है यहां से। अब मुझे ज्यादा काम करना है तो रिलेशन क्या बनेगा, इनवर्स। रिलेशन क्या बनेगा प्यारे बच्चों, इनवर्स। So there is an inverse relationship between materiality और risk। और चूंकि अब ये इनवर्स हो गया है और ये कम हो गई, तो इसका मतलब है कि वो जो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट वाली बात है, अब उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे उनकी इंटेग्रिटी को भी दोबारा से इवेल्युएट करना पड़ेगा। रिस्क बढ़ गया ना, मेरा रिस्क बढ़ गया। अब मुझे एडिशनल काम करना पड़ेगा, दोबारा से कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, फर्दर काम करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? ये सवाल समझ आ गया? अगेन ये जेनेरिक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि रिलेशनशिप है क्या, इनवर्स। फिर आप बताएंगे कि चूंकि इनवर्स है और मटेरियलिटी लेवल कम हो रही है, इसका मतलब है कि रिस्क बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सब्सटेंटिव मुझे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट के ऊपर मजीद काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे कंट्रोल्स को दोबारा से इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे रिस्क असेसमेंट दोबारा से री इवेल्युएट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मुझे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को दोबारा से इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो जो जो चीजें हाई रिस्क को डोनेट करती हैं वो सारी कहानियां यहाँ पे लिख देंगे। ठीक शो? ओका, ये सवाल देखते हैं। स्प्रिंग 20। You are the manager responsible for the audit of a newly incorporated company. कंपनी का नाम है TL। Following are the extracts of the first draft financial statements. अच्छा जी, revenue, PBT, total assets, total liabilities 12,000, 72, 13,000 और 7,000। Since this is the first year of operation, profit before tax is quite low। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब कंपनी पहला काम शुरू करती है तो उसका प्रॉफिट कम होता है। However, as per management's projection, मैनेजमेंट की assumption है, उनकी ये फ्यूचर के बारे में प्रोजेक्शन है, ये राय है कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा अगले 3 सालों में। और आपकी ऑडिट टीम ने जो मटीरियलिटी निकाली है वो इसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर रख के निकाली है। अदरवाइज आपके पास मजीद फैक्टर्स भी थे, मजीद बेंचमार्क्स भी थे। सवाल ये कह रहा है कि डिस्कस करें कि जो बेंचमार्क आपने यूज किया है, क्या ये बेंचमार्क अप्रोप्रिएट है या नहीं है, और इसके अलावा और कौन कौन से बेंचमार्क्स आपके पास मौजूद है। हाँ जी, जरा बताइए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब साल में, जब पहले साल में कम आ रहा है और मैनेजमेंट की प्रोजेक्शन है कि अगले 3 सालों में बढ़ जाएगा, तो क्या अभी इस टाइम पे मुझे ये बेंचमार्क चूज करना चाहिए था या नहीं। ये एक नई इस्टेब्लिश्ड कंपनी है और हमें पता है कि हर नई कंपनी में प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी बैठ के अगले 3 सालों की प्रोजेक्शंस नहीं बना सकते, और मटीरियलिटी फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बेस पे सिलेक्ट नहीं की जाती, करंट हालात को देखते हुए डिटरमिन की जाती है। हमें नहीं पता कि आगे जाके प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा।
हमने तो करंट हालात को देखना, तो करंट हालात में हमारे पास ऑल्टरनेट्स थे, हमारे पास टोटल रेवेन्यू था, टोटल एसेट्स था, टोटल लायबिलिटी थी। अच्छा लेट सपोज मैं कहता हूं कि उन्होंने जो लेवल डिफाइन किया था वो था 10% का। मुझे बताइए 72 मिलियन अगर हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 10% के हिसाब से कितनी आएगी इसकी मटीरियलिटी? 7.2 मिलियन। इसका मतलब ये है कि 7.2 मिलियन से नीचे जो जो भी एरर्स होंगे वो मुझे काबिल कबूल होंगे, और 7.2 मिलियन से ऊपर जो जो भी एरर्स है वो मुझे काबिल बर्दाश्त नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं लेट सपोज चूज करता रेवेन्यू को, यानी कि 12,000 इंटू 10% करता, तो मेरा आंसर क्या आता? 1200। 1200। अगर मैं कोई और बेंचमार्क चूज करता तो मेरी मटीरियलिटी लेवल बढ़ जाती। अगर मेरा मटीरियलिटी लेवल बढ़ जाता, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मेरे बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ जाती। अगर मेरी बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ गई है, इसका मतलब ये है कि मैं कम काम करने से भी गुजारा कर सकता हूँ। तो अगर मैंने एक ऐसी मटीरियलिटी लेवल सेट की है जो कि लो है, जो कि सबसे लो है, इसका मतलब है कि उसको सेट करने के बाद मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस बात से इनकार तो नहीं करते आप लोग? यानी कि अब मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं रिगार्डिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द इश्यूज। तमाम जो पोटेंशियल में स्टेटमेंट्स हैं, अब मैं उनको ज्यादा सेंसिटिवली देख रहा हूँ। और अगर मैंने ऑल्टरनेट एसेट्स को किया होता, रेवेन्यू को किया होता, या कोई और बेंचमार्क भी चूज किया होता, तो शायद मैं इतना ध्यान से चीजों को ना देखता, मैं थोड़ा सा फ्री माइंड के साथ ऑडिट कर रहा होता। इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रेटजी ही गलत है। हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेना चाहिए था, हमें 12,000, 13,000 या इवन 7,000 वाली ट्रांजेक्शन भी यूज कर सकते थे। तो इससे हमारी ऑडिट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस खराब हो सकती है। क्लियर? मुझे बताइए सैम्पलिंग याद है? सैम्पलिंग याद है? अगर तुम्हें सैम्पलिंग याद है तो तुमने अगला सवाल खुद करना है ऑटो 20 का। ये मैं नहीं करवा रहे, आप लोग करेंगे। डू इट योरसेल्फ, ये बतौर असाइनमेंट है आपके पास, कर लेंगे जी। ये करना है और इसके बाद इसका सोल्यूशन आपने कंपेयर करना है, और ये आज के आज ही करना है, ठीक है? चलो जी, अच्छे टाइम से हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया, 10 मिनट पहले। अब आप एंजॉय करें, चिल करें, रिवाइज करें। हम कल मिलेंगे रिस्क के मॉडल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।